स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में मैं आपके साथ MCQ 15 का एक प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक दैट फॉरेन कैपिटल परफॉर्म्स गैप फिलिंग फंक्शंस इन द होस्ट कंट्री? डिस्कस एंड डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ फॉरेन कैपिटल। तो फॉरेन कैपिटल या कह सकते हैं आप आपको यहाँ पर FDI के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। तो अगर मैं फॉरेन कैपिटल की बात करूं, अगर कोई दूसरी कंट्री से मेरी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका क्या होगा, कहीं ना कहीं मेरी कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होएगी। मेरी कंट्री के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज का जो डेफिसिट था वो पूरा हो जाएगा। मेरे को टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो भी मेरी कंट्री के अंदर आ जाएगी। जो रिवेन्यू टैक्सेस थे मेरे को वो हो जाएंगे। जो मैनेजमेंट और स्किल गैप था मेरी कंट्री के अंदर वो इम्प्रूव होएगा। क्योंकि जब भी कोई कंपनी दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करती है तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट को लेके जाती है, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके जाती है, स्किल्स को लेके जाती है, अपनी कैपिटल को लेके जाती है। अब दूसरी अगर हम बात करें कि फॉरेन कैपिटल के फंक्शन क्या क्या है, तो फंक्शन सीधी सी बात है। सबसे पहला फॉरेन कैपिटल का फंक्शन क्या होता है, या आप इसको FDI की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। कि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी वहाँ पे प्रोडक्शन होएगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी। इसके साथ ही साथ आपका जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है आप उसको प्रमोट करोगे। आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी आप जनरेट करोगे, क्योंकि अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, बट कहीं ना कहीं उस फैक्ट्री को, उस प्लांट को, उस कंपनी को चलाने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज जब आप हायर करोगे तो कहीं ना कहीं उस कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट होएगा। तीसरा, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इम्प्रूव होएगा, क्योंकि अब आपके पास आपकी कंट्री में दूसरी कंट्री से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। नेक्स्ट वन इज स्टिमुलेटेड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके फोकस करोगे कि आप जॉइंट वेंचर्स क्रिएट करो हमारे लोकल्स के साथ, क्योंकि कोई भी अगर बाहर की कंपनी है वो इंडिया के अंदर आकर प्रॉपरली अपने बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर सकती। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं पेप्सी का। इस टाइम पे पेप्सी आपकी कैसी ब्रांड है कि US की ब्रांड है, लेकिन इंडिया के अंदर जो पेप्सी की टोटल मार्केटिंग करते हैं, जो इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करता है, कौन करता है? वरुण बेवरेज। तो कहीं ना कहीं वरुण बेवरेज कैसी कंपनी है? इंडियन कंपनी है। और वो इस टाइम पे फॉरेन के साथ जो USA की थी पेप्सी, उसके साथ जुड़कर वो काम कर रही है। इसके साथ ही साथ आपका जो ग्लोबल लिंकेज है उसको भी इम्प्रूव करती है, आपके नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करती है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कि एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ फॉरेन कैपिटल। कि फॉरेन कैपिटल के कितने सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से सोर्स है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो सोर्स आता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम FDI कहते हैं, ये आपको पता होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो में क्या करते हैं, आप किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, बॉन्ड में परचेज कर लेते हैं। मतलब डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ना कर इनडायरेक्टली उस कंपनी में, उस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग। कॉमर्शियल बोरिंग के अंदर हम किसी दूसरी कंट्रीज के साथ बोरिंग कर लेते हैं, उनसे लोन ले लेते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूँ, IMF की बात कर रहा हूँ, ADB की बात कर रहा हूँ, तो इन सभी से हम लोन ले लेते हैं, जिसके थ्रू कि हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन कैपिटल आती है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जैसे कि हम NRI इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसके थ्रू हमारे पास आता है मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन्स, फॉरेन एड्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये कह सकते हैं आपका जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, ADR मतलब, या GDR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मतलब ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। तो हमारे पास ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू कि हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। सबसे पहला तरीका क्या है? FDI। FDI के अंदर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी के अंदर। दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आप कंपनी में इन्वेस्ट ना कर उसके स्टॉक्स में, उसके बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बोरोविंग करते हैं, उनसे उधार लेते हैं। चौथा है आपकी जो भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनसे उधार ले रहे हैं, उनसे लोन ले रहे हैं। फिर आपका जो नॉन रेजिडेंस कह सकते हैं, जो आपके NRIs होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन कैपिटल आती है। या फिर आपकी जो फॉरेन कोई ऐड आती है, कोई कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कोई मदद दी गई हमारी कंट्रीज को किसी सेक्टर को डेवलप करने के लिए, हो सकता है हेल्थ के लिए, या कोई भी कह सकते हैं कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ गई, वॉर आ गई, उन सभी चीजों के लिए। ये हमारे पास कुछ सोर्सेज थे फॉरेन कैपिटल के। अब नेक्स्ट है
Distinguish between balance of trade and balance of payment. Prepare a hypothetical balance of payment highlighting the various accounts as well as main item. Also interpret them. अब यहाँ पर आपको दो चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड को, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसके साथ साथ इसको एक हाइपोथेटिकल फॉर्म में क्रिएट भी करना है कि होता क्या है। तो अगर मैं बात करूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, तो इसमें हम सिर्फ देखते हैं कि एक साल के अंदर इंडिया का ओवरऑल वर्ल्ड के साथ कितना ट्रेड हुआ है गुड्स के अंदर, तो वो तो हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो इसके अंदर किसी भी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई हो तो उन सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कह सकते हैं आपका मेजर है, और आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसको आप माइनर लेके चल सकते हैं। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम सिर्फ विजुअल्स की बात करते हैं, मर्चेंडाइज गुड्स की बात करते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम गुड्स, सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर्स, इन सभी को इंक्लूड करते हैं। अगर मैं पार्ट की बात करूं, तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये किसका पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का कंपोनेंट है। और बीओपी इंक्लूड्स करंट, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट कैसे हैं, अ नैरो अकाउंट फोकस इन द ट्रेड इन गुड्स ओनली, तो ये सिर्फ फोकस करता है गुड्स के ट्रेड को। लेकिन अगर मैं बात करूं बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो हर तरीके की एक्सटर्नल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, उन पे फोकस करता है। कैन बी फेवरेबल, अनफेवरेबल और बैलेंस, तो ये बात करी हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड की। और अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं, तो क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस अकाउंटिंग टर्म्स विद फाइनेंशियल। तो आपको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अकाउंटिंग टर्म्स में होता है। इंडिकेटर अगर हम देखें कैसे इंडिकेटर होते हैं, तो ट्रेड परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो इसमें हम देखते हैं कि हमने कितना एक्सपोर्ट करा है, कितना इंपोर्ट करा है, इससे देखते हैं कि हमारी ट्रेड की परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बात करता हूँ, इसमें हम देखते हैं कि ओवरऑल एक्सटर्नल इकोनॉमिक हेल्थ क्या है इस कंट्री की। ओवरऑल जितनी भी उसने फाइनेंशियल जितनी भी स्टेटमेंट करी है, जितनी भी एक्टिविटीज करी है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर ओवरऑल हेल्थ देखते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक की। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मैंने एक करंट अकाउंट क्रिएट किया है, अगर मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करता हूँ, तो ये किस में मैं आपको कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको क्रेडिट में रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड में। इसी तरह अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो वो डेबिट में जा रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है अगर, तो ये मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात है, क्योंकि अगर मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करता तो वहां पर मैं कभी भी सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता, तो ये हमारा क्रेडिट में चला गया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट और आपके कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से। अगर मैं ओवरऑल की बात करता हूं, तो यहाँ पर आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपका जो करंट अकाउंट है वो 9,000 करोड़ सरप्लस है, और कैपिटल अकाउंट आपका 50,000 करोड़ सरप्लस के अंदर है। तो अगर आप इसको ओवरऑल सरप्लस देखोगे, तो आपका 59,000 करोड़ का सरप्लस है। अब सरप्लस का मतलब क्या है, मतलब आपके पास फॉरेन रिजर्व ज्यादा अवेलेबल है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर होता है किसी भी कंट्रीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। तो इंडियन फॉरेन ट्रेड के कौन कौन से मेजर सोर्सेज हैं, कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला मेजर सोर्स प्रॉब्लम क्या है, ट्रेड डेफिसिट। आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो फॉरेन कैपिटल है उसकी आपके पास रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास अवेलेबिलिटी कम है। दूसरी है हाईली डिपेंडेंसी ऑन लिमिटेड मार्केट, कहीं ना कहीं हम लिमिटेड मार्केट्स के ऊपर ही डिपेंड है अपनी ओवरऑल रिक्वायरमेंट के लिए। लो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स, कहीं ना कहीं इस टाइम पे हमारी जो भी कह सकते हैं हमारा फोकस किसके ऊपर है, रॉ मटेरियल्स के ऊपर है, जो लो टेक गुड्स हैं उनके ऊपर हमारा जो फोकस है, कंपैरिजन टू आपकी जो हाई एंड कॉस्टिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो हाई कॉस्ट की चीजें होती हैं उनको छोड़कर हम लो कॉस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना अच्छा नहीं है हमारे, कह सकते हैं जो रेगुलेटरी और प्रोसीजरल हर्डल्स हैं वो भी एक प्रॉब्लम हमारे पास। लैक ऑफ ट्रेड इंटेलिजेंस, या कह सकते हैं आपके जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोर्सेज हैं, करेंसी वॉलेटिलिटी, या जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रिस्क। तो मतलब ऐसे ये एन नंबर्स ऑफ आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके फॉरेन ट्रेड में इशू करती हैं, आपके लिए एक चैलेंज बन के आती हैं। सेम क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में मैंने डिस्कस कर रखा है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन ही यहाँ पर ये रिपीट हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब वेरियस इश्यूज इवॉल्व इन वर्ल्ड ट्रेड. Do you think that these issues influence the world trade? Discuss and suggest the policies for resolving the issues in the world trade. सबसे पहले हम बात करने की वर्ल्ड ट्रेड के अंदर कौन कौन से इश्यूज हैं. तो वर्ल्ड ट्रेड क्या है? इज अफेक्टेड बाय वेरियस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल चैलेंजेस. तो आज के टाइम पे आपका जो वर्ल्ड ट्रेड है वो किस किस चीज से इफेक्ट होता है? आपकी इकोनॉमिक कंडीशन से, आपकी पॉलिटिकल, आपके इन्वायरमेंटल, आपके सोशल कंडीशन की वजह से. अब इनके अंदर हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले की प्रोटेक्शनिज्म. कई कंट्रीज ऐसी हैं वो अपनी कंट्री के ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, टैरिफ, कोटास, एंटी डंपिंग ड्यूटीज को अप्लाई कर देती हैं प्रोडक्ट के ऊपर. दूसरा है आपका ट्रेड वॉर्स. तीसरा आपका नॉन टैरिफ बैरियर्स. यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ टेक्निकल बैरियर्स लगा देते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपको बना देते हैं कि आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा. अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप वहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते. इसके साथ ही साथ आपके जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन्स हैं, आपका जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, कहीं ना कहीं आपका जो भी वॉर्स होते हैं उसके अंदर आपका सप्लाई चेन है टोटली डिस्टर्ब हो जाता है. आपका जो क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे हम देख रहे हैं, जो आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, इसमें क्या हम डंपिंग की बात करते हैं, कहीं ना कहीं करेंसी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, जो और हिडन जो सब्सिडीज होती हैं उनकी बात करते हैं. या फिर देखते हैं कि इनइक्वालिटी इन डब्ल्यूटीओ रूल्स. डब्ल्यूटीओ रूल्स के अंदर कह सकते हैं कुछ नेशंस को ज़्यादा फेवर कर रही है, कुछ को कम कर रही है. वो भी एक कह सकते हैं एक चैलेंज है, एक इशू है हमारे वर्ल्ड ट्रेड के अंदर. इसके साथ ही साथ आपका जो डिजिटल ट्रेड बैरियर्स हैं या आपका जो भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का फ्रेगमेंटेशन है, वो भी आपके लिए एक इशू है इस टाइम पे. अब देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ दिस इशू एंड पॉलिसी सजेशन. इनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और कौन कौन सी पॉलिसी हम डेवलप कर सकते हैं, कौन से ऐसे सजेशन है जिसके थ्रू कि इन इश्यूज को रिसॉल्व किया जा सकता है. तो अगर मैं बात करूँ इन्फ्लुएंस की वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर, तो रिड्यूस ट्रेड वॉल्यूम्स. क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ आपके काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो कहीं ना कहीं आपका जो वॉल्यूम होगा वहाँ पर वो कम हो जाएगा. आपकी वोलेटाइल मार्केट, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है बिजनेस के अंदर. डिसरप्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, आपका लिमिटेड मार्केट एक्सेस एंड टेक्नोलॉजी गैप. ये तो आपके ऊपर वर्ल्ड लेवल पर आपका जो ट्रेड है उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को पड़ रहा है. अब क्या सजेशन हो सकते हैं हमारे? सबसे पहला सजेशन क्या है? रिवाइव डब्ल्यूटीओ एंड मल्टीलैटरलिज्म. आपकी जो भी डब्ल्यूटीओ की रूल्स है, रेगुलेशंस, हमें जरूरत है आप लोगों को रिफॉर्म करने की इस टाइम पे. क्योंकि जो पहले बनाए गए थे वो आज के 20 साल 25 साल पहले के रूल्स रेगुलेशंस है, और आज के टाइम पे आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशंस टोटली चेंज हो चुकी है. नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेंथ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, जिन्हें कि हम कह सकते हैं या यूँ कह सकते हैं कि आप फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीएज, या आपके जो भी रीजनल लेवल पे हम ग्रुप्स बनाते हैं अपना एक अलग से कह सकते हैं आपके ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने की बात करी गई है. डिजिटल ट्रेड फ्रेमवर्क, फेयर एग्रीकल्चरल ट्रेड, ग्रीन ट्रेड कोऑपरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, या कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. ये कुछ सजेशंस है जहां पर हम काम करके वर्ल्ड ट्रेड के अंदर अपनी वैल्यूज को, अपने ट्रेड को, अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपका प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट हो रखा है, तो वहां से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुमरेट द इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूएसए. डिस्क्राइब द रिसेंट ट्रेंड ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टू यूएसए, हाईलाइटिंग द मेजर प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूएसए. तो अगर मैं यूएसए के करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ इकोनॉमिक की, तो सबसे पहला हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी. अगर इस टाइम पे वर्ल्ड इकोनॉमी में बात करें तो सबसे जो डेवलप्ड इकोनॉमी किसकी है? यूएसए की है. टेक्नोलॉजी में अगर बात करें तो सबसे हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी में भी यूएसए का नाम आता है. अगर मैं कैपिटलिज्म मार्केट की बात करता हूँ तो वो कैसी है? आपकी यूएसए की है. अगर मैं बात कर रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ट्रेड प्लेयर, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपके जो यूएसए की मार्केट है वो सबसे बड़े एक मेजर प्लेयर है किसी भी तरीके के ट्रेड के अंदर, चाहे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी लेवल पर या आपके वर्ल्ड लेवल पर. तो उसके अंदर जो भी ग्लोबल प्लेयर है, जो भी कह सकते हैं मेजर प्लेयर है, रोल प्ले करता है उस ट्रेड को करने के लिए, वो कौन है? आपका यूएसए ही है. रिसेंट ट्रेड इन इंडिया यूएसए ट्रेड. सो द यूनाइटेड स्टेट्स इन इंडिया, largest trading partner, and the bilateral trade relationship continues to expand its scope and value.
तो अगर मैं ट्रेड वॉल्यूम की बात करूं तो 2022-23 के अंदर इंडिया और यूएसए ने 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया था, जो अपने आप में कह सकते हैं बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एंड द यूएसए इज द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो अब देख लेते हैं कि इंडिया एक्सपोर्ट क्या करती है, इंपोर्ट क्या करती है यूएसए के साथ। अगर मैं एक्सपोर्टेड गुड्स की बात करूं, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आपके जेनरिक ड्रग्स, वैक्सीन्स, टेक्सटाइल में आपके कॉटन गारमेंट्स, होम फर्निशिंग, इंजीनियरिंग गुड्स आपके जेम्स एंड ज्वेलरीज, आईटी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये तो कौन से प्रोडक्ट हैं, हमारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अगर मैं इंपोर्ट की बात करूँ तो हमारे क्रूड ऑयल हो गए, कैपिटल गुड्स होगी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगी, एग्रीकल्चर कमोडिटीज होगी, हमारी केमिकल एंड प्लास्टिक्स होगी। ये ऐसे पार्ट हैं जो कि हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट एशियन हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द member country? Give argument and describe recent trend of India's export, import and trade balances with Asia. तो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि क्या आपको लगता है जो एशियान जो भी ग्रुप है, क्या वो कंट्रीज के इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करता है, उसको एक्सलेट कर रहा है। तो अगर मैं एशियान की बात करता हूँ, इसका मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसको 1967 में बनाया गया था। इसके अंदर आपकी 10 मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन कंट्रीज आपको पता होना चाहिए, आपकी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस एंड म्यांमार। ये आपके 10 कंट्रीज हैं। इट एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कलेक्टिव ग्रोथ। इनका कह सकते हैं, इनका एक मोटिव क्या था, इनका एम क्या था, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर इन सभी को अपनी जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करना। अब इसके सपोर्ट में क्या क्या वो बात करेंगे, इन्होंने किस तरह एशियान ने इन नेशंस के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करी है। तो सबसे पहला आपका जो मेजर फैक्टर था, इंट्रा रीजनल ट्रेड एक्सपेंशन। कहीं ना कहीं इन कंट्रीज के अंदर अब जो भी ट्रेड था उसको कह सकते हैं आपका जो फ्री ट्रेड के बारे में प्रमोट किया गया, उसके ऊपर कोई टैक्स ड्यूटीज ना लगाई जाए, जिसके थ्रू कि आप इजिली एक दूसरी कंट्रीज के अंदर विदाउट एनी टैरिफ के कह सकते हैं, अगर टैरिफ लगा भी रखे तो उसका जो रेट है बहुत कम रखा जाए, जिसके थ्रू की इकोनॉमिक आपकी एक्टिविटीज बढ़े और आपका जो ट्रेड है वो इसलिए हो सके वहां पर। अट्रैक्शन ऑफ एफडीआई, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इतनी सारी कंट्रीज ने मिलकर अपना एक ग्रुप क्रिएट करा तो उसने कहीं ना कहीं एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को कह सकते हैं अप्रोच करा, उसको अट्रैक्ट करा अपनी ओर, प्रोडक्शन के लिए, अपनी ओर इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरा है सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। कहीं ना कहीं इन सभी ने अपने आप को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर अपनी जो सप्लाई चेन थी उसको भी स्ट्रॉन्ग किया। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स, डिजिटल इकोनॉमी एंड सर्विस ग्रोथ, सोशल एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स थे जहां पर कह सकते हैं कि फेवर में हमारे आर्गुमेंट है किस तरह एशियान ने जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज थी उनको सपोर्ट करा उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को उठाने में। और इसके साथ अगर हम बात करें कि इंडिया ट्रेड विद एशियान, इंडिया का एशियान के साथ क्या ट्रेड है, क्या रिसेंट किस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो अगर हम बात करें एशियान के साथ तो इंडिया कंसीडर एशियान अ स्ट्रेटेजिक ट्रेड एंड ज्योग्राफिकल पार्टनर स्पेशली अंडर इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो अगर मैं ट्रेड वॉल्यूम की बात करूं, इंडिया और एशियान ट्रेड स्टूड द 130 बिलियन डॉलर इन 2022-23। तो 22-23 में आप देख सकते हैं हमने यूएसए के साथ कितना ट्रेड किया था, 120 बिलियन डॉलर का, और हमने एशियन कंट्रीज के साथ कितना ट्रेड किया है, हमने 130 बिलियन डॉलर का। तो कहीं ना कहीं हमने यूएसए के जो ट्रेड था उसको यहाँ पर क्रॉस करा था। हमारे यहाँ पर टॉप पार्टनर्स थे जो एशियन कंट्रीज के साथ हम ट्रेड करते हैं, आपका सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड है। और एफटीए एग्रीमेंट, इंडिया साइन द इंडिया एशियन एफटीए इन गुड्स 2009 एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट 2015। तो इंडिया ने एशियन कंट्रीज के साथ कौन से एग्रीमेंट साइन करे हैं, एक तो गुड्स के लिए 2009 में साइन किया था और एक सर्विस और इन्वेस्टमेंट के लिए 2015 में साइन किया था। अब इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट क्या है एशियन कंट्रीज को, आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, मरीन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और अगर मैं बात करूँ कि एशियान से हम मेजर इंपोर्ट क्या करते हैं, तो हमारा जो पाम ऑयल है, एडिबल ऑयल है, हमारे कोल्स हैं, क्रूड ऑयल है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो आपका टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके मशीनरी और रबर प्रोडक्ट्स हैं, ये हम मेजर इंपोर्ट करते हैं एशियन कंट्रीज से।
अब हम देखेंगे कि ट्रेड बैलेंस के साथ एशियान में इंडिया का क्या इम्पैक्ट है, क्या रोल है, क्या डायरेक्शन है। तो अगर इंडिया की मैं ट्रेड की बात करता हूँ एशियन कंट्रीज के साथ, तो कहीं ना कहीं इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। जब इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है तो इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस होता है वो हरदम एक डेफिसिट शो करता है, एक नेगेटिव अमाउंट शो करता है इन कंट्रीज के साथ। और मेजरली यहाँ पर हम ट्रेड करते किसके साथ हैं, हम इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के साथ मोस्टली इंपोर्ट यहाँ से हम करते हैं। तो ये था आपका ट्रेड बैलेंस विद एशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स। तो अगर मैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स की स्ट्रेंथ की बात करूँ, वीकनेस की, तो अगर मैं स्ट्रेंथ बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ग्लोबल लीडर है इस चीज़ के। दूसरा है कि हमारे पास जो लेबर है वो स्किल्ड है, इसके पास हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास आर्टिस्ट हैं, हमारे पास जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट मैन है वो अवेलेबल है। तीसरा, कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो जनरेट हो रहा है। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटर है। क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, ये नहीं कि ओवरऑल इंडिया के अंदर ये चीजें डेवलप हो रही हैं, आपकी जो भी जेम्स है, ज्वेलरी है, क्लस्टर बेस पर एक कह सकते हैं कुछ हब्स डेवलप हो गए हैं जहां पर इन चीजों को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, और कहीं ना कहीं इनकी वजह से वो एरियाज, वो क्लस्टर, वो स्टेट्स डेवलप बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लाइक आपका सूरत, जयपुर, मुंबई। गवर्नमेंट सपोर्ट, यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर मैं वीकनेस की बात करता हूँ जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की, इम्पोर्ट डिपेंडेंस, कहीं ना कहीं हम लिमिटेड चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड हो गए हैं। प्राइस वोलेटिलिटी, यहाँ पर जो प्राइस है वो कभी फिक्स नहीं होता, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चेंज होता रहता है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। स्मगलिंग एंड इन्फॉर्मेलिटी, कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन इज कंप्लायंस इश्यूज, आपके रूल्स रेगुलेशंस, आपके डिक्लाइनिंग डिमांड इन की मार्केट्स या लो वैल्यू एडिशन। तो ये कुछ आपकी वीकनेस थी आपकी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स की। नेक्स्ट है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। तो अगर मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करूँ, जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर में आज के टाइम पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो ऑटोमेशन है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो रही है। तो इसकी ग्लोबल लेवल पर फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हम अब एक कंट्रीज को छोड़कर मल्टीपल कंट्रीज के साथ डील कर रहे हैं। वो हमारे लिए प्लस पॉजिटिव सपोर्ट है हमारे पास। एक सपोर्टिव पॉलिसी, हमारी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं कि इन इंडस्ट्रीज को किस तरह हम सपोर्ट कर सकते हैं। वो हमारे पास एक सपोर्टिव पॉलिसीज है। मेड इन इंडिया पुश, मेड इन इंडिया पुश क्या है कि हम यहाँ पर, हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि अब आपको जो भी डेवलप चाहिए, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी मशीनरी चाहिए, सब कुछ आप फोकस करो कि इंडिया में ही डेवलप करो, इंडिया में डेवलप करो, और कहीं ना कहीं फिर उसको दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करो। बायलेटरल एग्रीमेंट, बायलेटरल हम बात करते हैं कि दूसरी कंट्री के साथ हम एक बायलेटरल एग्रीमेंट कर लेते हैं रिलेटेड टू ट्रेड फॉर द बेटर एक्सेस ऑफ देयर रिसोर्सेज, देयर मार्केट एंड देयर टैरिफ्स। सो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, R&D के ऊपर काम कर रहे हैं, इनोवेशन के ऊपर कर रहे हैं, कि जिसके थ्रू हम ग्लोबल लेवल की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें। क्वालिटी सर्टिफिकेशन को हम एनकरेज कर रहे हैं, अपने लॉजिस्टिक सर्विस को इम्प्रूव कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को डेवलप किया गया है, SMEs जो सपोर्ट है उनको इस टाइम पे एनकरेज किया जा रहा है। तो ये आपके कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट थे आपके इंजीनियरिंग गुड्स के। इंडिया एंड जापान रिलेशनशिप, तो अगर मैं इंडिया और जापान की बात करूं, तो इस टाइम पे इंडिया एंड जापान शेयर अ स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ। तो इस टाइम पे हमारे की एरियाज कौन कौन से कोऑपरेशन के, सबसे पहला आपका की एरिया इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इस टाइम पे जापान कह सकते हैं इंडिया के अंदर एक टॉप इन्वेस्टर है मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दूसरा है आपका स्ट्रेटजिक टाइज, स्ट्रेटजिक टाइज के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे जो बायलेटरल और रीजनल सिक्योरिटीज के रिलेटेड हम जो रूल्स बना लेते हैं, रेगुलेशंस बना लेते हैं, जो ग्रुपिंग क्रिएट कर लेते हैं, कुछ एक एग्रीमेंट क्रिएट कर लेते हैं अपने रूल्स को, अपने ट्रेड को करने के लिए, स्ट्रेटजिक टाइज वो हमने डेवलप करके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब कहीं ना कहीं जापान हमारी कंट्री के अंदर जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड्स प्रोवाइड कर रहा है, लाइक कि हम बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन, कहाँ से आई है, कहीं ना कहीं जापान की टेक्नोलॉजी से हमारी कंट्री के अंदर आई है। अगर मैं बात करता हूँ मेट्रो कॉरिडोर की, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो हेल्प है हमें जापान से ही मिल रही है। कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप की वजह से ही हमें चीज़ें मिल रही हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, कहीं ना कहीं जापान के साथ कोलेबरेट कर कर हम अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने ऑटोमेशन को, अपने रोबोटिक्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को और इम्प्रूव कर रहे हैं। ट्रेड ट्रेंड्स अगर हम देखें या बात करते हैं कि कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज की,
कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं जापान के साथ, तो अपने रिलेशन स्ट्रांग है उनकी वजह से। लास्ट आता है इंडिया ट्रेड प्रोस्पेक्ट विद वेस्ट एशिया। तो अगर मैं वेस्ट एशिया की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम मोस्टली डिपेंड होते हैं अपनी क्रूड ऑयल की, या कह सकते हैं अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट उसके लिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ की, प्रोस्पेरिटीज़ की, तो हमारी एनर्जी इंपोर्ट, मैंने आपको जैसे बताया कि हम मोस्टली अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए इन्हीं कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है। दूसरा एक्सपोर्ट पोटेंशियल, लेकिन इनसे हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है ये कंट्रीज, यहाँ पर हमारी कंट्रीज का राइस, हमारे टेक्सटाइल्स, हमारे मीट्स, हमारी फार्मास्यूटिकल्स, हमारी ज्वेलरी, इन सभी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इंडियन डिस्फोरा, ओवर 9 मिलियन इंडियंस लिव इन गल्फ कंट्रीज ड्राइविंग रेमिटेंसीज एंड सर्विसेज ट्रेड। तो कहीं ना कहीं हमारे जो 9 मिलियन इंडियंस हैं इस टाइम पे गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक हमें हमें एक पॉजिटिव कह सकते हैं इम्पैक्ट होता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। नेक्स्ट वन आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट लिंकेज, आपके लॉजिस्टिक्स, मतलब ये एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके इंडिया और वेस्टर्न एशिया के आपके रिलेशंस शो करते हैं। तो ये था आपका प्रीवियस पेपर। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नए पेपर के साथ, एक और प्रीवियस पेपर के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।